नमस्ते। योगी सिद्ध अम्मा में आपका स्वागत है। मैं आपका आध्यात्मिक गुरु सिद्ध। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तु और ज्योतिष में क्या क्या सिमिलैरिटी है और कहाँ पे वो डिफरेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि 9 प्लैनेट्स या नवग्रह जो घूमते हैं वो ब्रह्मांड में एक बैकग्राउंड में 16 से 18 डिग्री की बेल्ट में घूमते हैं। उस बेल्ट को हम ज़ोडिएक कहते हैं। इस ज़ोडिएक को अलग अलग विधियों के हिसाब से एक तो 30 डिग्री की 12 राशियों में बांटा जाता है और दूसरे तरीके में एक हम 13 डिग्री 20 मिनट के 27 नक्षत्रों में बांटते हैं। तो नक्षत्र जो है वो थोड़े से स्पेसिफिक हैं। ये दोनों की दोनों राशियां या नक्षत्र दोनों की दोनों ही एक एनवायरनमेंट है और ये जो नवग्रह हैं ये अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सिमिलरली जब हम पृथ्वी को 4 दीवारी के माध्यम से काटते हैं तो ये 4 दीवारों के अंदर एक अपना नया ब्रह्मांड बन जाता है। इस ब्रह्मांड में भी कुछ बैकग्राउंड है जो कि डायरेक्शंस हैं और कुछ एनर्जी फील्ड्स हैं जो पृथ्वी से निकलती हैं। सिमिलरली जैसे ज्योतिष में प्लैनेट्स और नवग्रह थे वैसे ही घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, जो लोग घूम रहे होते हैं, जो परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो प्लैनेट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग कमरों में, अलग अलग एक्टिविटी के दौरान अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे प्लैनेट्स नक्षत्रों में डिफरेंट बिहेव करते हैं वैसे ही लोग घरों में ऑब्जेक्ट्स अलग अलग जगहों पर पड़े हुए अलग अलग आपको प्रभाव डालते हैं। ये थी जी पहली सिमिलैरिटी वास्तु और ज्योतिष में। दूसरी सिमिलैरिटी नक्षत्रों के जो डिवीजन और एनवायरनमेंट हैं उस डिवीजन और एनवायरनमेंट के कुछ नक्षत्र स्वामी माने गए हैं, एक तरीके से लॉर्ड। उसी तरीके से 4 दीवारों के अंदर एक वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना या मेटाफर किया गया है जिसमें कि एक पुरुष यानी कि एक ह्यूमन बॉडी समझ लीजिए, वो नॉर्थ ईस्ट में सिर और साउथ वेस्ट की तरफ पैर करते हुए और एक घुटना साउथ ईस्ट की तरफ और एक घुटना नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इसके अराउंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे 4 दीवारों के अंदर वास्तु पुरुष मंडल की 45 एनर्जीज डिवाइडेड है। ये 45 एनर्जीज के भी देवताज हैं और जो देवता वास्तु पुरुष मंडल में है वही देवता नक्षत्रों के भी स्वामी हैं। तो यहाँ एक और सिमिलैरिटी बनती है कि जो देवता हैं, जो सेम एनर्जी फील्ड्स है, वो नक्षत्रों के में भी वही है और वास्तु पुरुष मंडल में भी वही है। अगली तीसरी सिमिलैरिटी ये है ज्योतिष में जो प्लैनेट्स हैं वो आपको जो भी इफेक्ट डाल रहे हैं जिस भी एनवायरनमेंट में आके, और सिमिलरली जो घर में ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं या जो लोग हैं हमारी लाइफ में, वो दोनों के दोनों आपके सबकॉन्शियस माइंड या 6 लेयर पीछे अंतर मन पे जाके प्रभाव डालते हैं और वो प्रभाव हमें इमीडिएटली अफेक्ट तो करता है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो मटेरियली फिजिकली बॉडी के लेवल पे आते आते थोड़ा सा टाइम लगा देता है। तो ये सबकॉन्शियस पे प्रभाव डालने का जो इफेक्ट है इसको आप बीज की तरह समझिए। हम सबसे पहले तो इस बीज को ही प्योर करते हैं एक तरीके से कि ये कहीं पे भी सर्वाइव कर जाए, किसी भी एनवायरनमेंट में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं पूरा का पूरा थ्राइव करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल दे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मीठे फल दे। चौथी सिमिलैरिटी आती है कि जैसे ग्रह हैं और जो नक्षत्र हैं दोनों की दोनों ही चीज़ें पंच तत्वों के हिसाब से भी बांटी गई हैं और वो पंच तत्व जो है वास्तु पुरुष मंडल के देवताओं के भी हैं और उसके अलावा दिशाओं में भी पंच तत्व बांटे गए हैं। तो वास्तु और ज्योतिष दोनों के उपचारों में हम पंच तत्वों का ही इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो भी तत्व जिस भी वजह से हिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, हम उस इम्बैलेंस को पंच तत्वों के इस्तेमाल से ही बैलेंस में लाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर मान लीजिए पिता और बेटे में नहीं बनती है तो बीच में आके माँ बहुत सारे मैटर सुलझा देती है, तो बेटा अपनी प्रॉब्लम माँ को बताता है, माँ वो आगे पिताजी को कन्वे कर देती हैं। सिमिलरली पिताजी को जो प्रॉब्लम हो वो माँ को बता देते हैं, वो बेटे को कन्वे हो जाती हैं। दोनों के दोनों समझ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली दोनों का काम बन जाता है और लड़ाइयाँ भी नहीं होती। जहाँ की अगर नेगेटिव इफेक्ट होता तो बेटे और पिताजी में हमेशा लड़ाई होती रहती। ये तो थी जी सिमिलैरिटीज। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंट है वास्तु और ज्योतिष में। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जैसे ही हम 4 दीवारें पृथ्वी में काटते हैं वैसे ही वो एक नए ब्रह्मांड की तरह बिहेव करता है। तो ये तो हो गया जब भी हम 4 दीवारों के एनवायरनमेंट में होंगे, चाहे वो कोई सी भी 4 दीवारें हों।
उसकी एक अलग एनर्जी होगी और वो एक तरीके से अपना ब्रह्मांड क्रिएट करके उसका प्रभाव डालेगा। तो जब आप इस इमीडिएट एनवायरनमेंट, चार दीवारों के इमीडिएट एनवायरनमेंट में हैं, तो आपको असर जो है ज्योतिष ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, वास्तु के थ्रू ही देता है। लेकिन जब आप चार दीवारों के बाहर हैं तो आप डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होते हैं ग्रहों के, नवग्रहों के, वो किस नक्षत्र में है उसके हिसाब से प्रभाव आएगा डायरेक्ट। तो ये है पहला डिफरेंस कि दीवारों के बाहर ज्योतिष का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और वास्तु का कोई रोल नहीं होता, और दीवारों के अंदर ज्योतिष वास्तु के माध्यम से ही आपको असर प्रभाव डाल पाते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है उपचारों में। वास्तु के उपचारों में हम जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं घर में, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप योग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और आपको उसका लाभ नहीं हो रहा, आप ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं अपने योग करने में, योगासनों में, तो हम थोड़ा सा ज्ञान लेके उस हिसाब से योग उस दिशा में कर लेंगे जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लाभ हो, जहाँ पे आपका पूरा ध्यान लगे। ऐसे ही होते हैं वास्तु के उपचार छोटे से। सिमिलरली अगर कोई टॉयलेट की एक्टिविटी किसी गलत दिशा में हो तो वो जो नेगेटिव प्रभाव डाल रही है उसको हम पंच तत्वों की धातुओं से बैलेंस कर लेते हैं, बिना तोड़ फोड़ के सारे काम हो जाते हैं। ज्योतिष में ये डिफरेंस होता है जी, जब हम चार दीवारों के बाहर हैं तो उसका प्रभाव कैसे आएगा, वो हमारा डायरेक्ट घूमते फिरते आ रहा है, तो इसलिए ज्योतिष के उपचार हम डायरेक्ट शरीर पे, बॉडी पे ही लगाते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस है जी कि ज्योतिष के उपचार डायरेक्ट बॉडी पे, उदाहरण के तौर पे टीका कौन से कलर का पहने, बिंदी लगा लें, बिंदी कौन से रंग की लगा लें, कोई धागा बांध दें एंकल पे, टांग पे, वो कौन से रंग का बांधे, किसको कौन से रंग का बांधना चाहिए, बेल्ट है कौन से रंग की लगा लें, परफ्यूम लगाना है कौन से अंग पे, कौन से बॉडी पार्ट पे परफ्यूम लगा लें, या यहाँ तक कि इतने सिंपल रेमेडी भी होते हैं कि आप कौन से रंग का पेन कौन से बॉडी पार्ट पे रखा लें या एक बिंदी बॉडी पार्ट पे लगा दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इतने सिंपल उपचार होते हैं, लेकिन ये बॉडी पे लगाए जाते हैं। कभी कभी मंत्र जाप से भी हो जाता है। मंत्र जाप भी हम शरीर और मन के लेवल पे ही करते हैं, तो वो डायरेक्ट ज्योतिष पे असर करता है। और वास्तु में जो एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट हमें तकलीफ दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, उसको हम एक जगह से उठा के जहाँ पे दे रहा है वहाँ से हटा के उस जगह पे जहाँ वो पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ रिलोकेट कर देते हैं। जहाँ नहीं हो पाता रिलोकेट, वहाँ किसी और पंच तत्व का इस्तेमाल करके किसी और धातु से बैलेंस कर देते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये कहाँ एक दूसरे के साथ टीम बन के पूरा इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव देते हैं। पुराने जमाने में जो वास्तुशास्त्र है वो टेम्पल आर्किटेक्चर या मंदिर की पूरी अलाइनमेंट करने के लिए बनाया गया। अब मंदिर जो थे वो उनका कोई मालिक ओनर नहीं था, वो पब्लिक ओपन प्रॉपर्टीज थी जहाँ पे कोई भी जा सकता था, और जिस अलाइनमेंट में वो मंदिर बने हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी जो कि वास्तु पुरुष मंडल के देवताओं के हिसाब से या नक्षत्रों के देवता के हिसाब से जो भी एक एनर्जी को अलाइन करके मंदिर बनाया हुआ है, या जिस एनर्जी को अलाइन करने के लिए वो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाके मनुष्य की वो एनर्जी पूरी अलाइन हो जाती है और उसको आनंद आ जाता है उस लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। अब आज के काल परिस्थितियों में डिफरेंस ये है कि मंदिरों में तो कोई जाता नहीं है और सबके अपने अपने घर हैं जहाँ पे अपनी अपनी ओनरशिप है। अब वो पब्लिक प्रॉपर्टीज नहीं रह गई, तो उस विद्या का जो इस्तेमाल है हम इसमें कैसे लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मंदिर के लिए स्टैंडर्ड वास्तु थी जहाँ पे सबका भला हो रहा है, जो कोई भी आए थोड़ी देर 15 मिनट ध्यान लगाए बैठे उसका भला हो जाए, अब वो स्टैंडर्ड वास्तु चार दीवारों के अंदर जहाँ पे आपकी ओनरशिप है वो एप्लीकेबल उस तरीके से नहीं रहती। उसमें क्या होता है कि क्योंकि अब एक ये मालिक या ओनर है तो उनकी कुंडली क्या कहती है कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन से देवता को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट और कैसी दृष्टि डाल रहे हैं, उस हिसाब से सारा असर आता है। तो मान लीजिए आपने सुना ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए। अब ऐसा सबके लिए नहीं है, ऐसा स्टैंडर्ड अगर आप वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो देवस्थान नहीं माना गया है, मूर्तियां लगाई जा सकती हैं उधर, लेकिन हर एक के लिए पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है। तो अब जिनके लिए नेगेटिव है उन्होंने अगर स्टैंडर्ड वास्तु के हिसाब से वो बना लिया है तो हो सकता है वो नेगेटिव इफेक्ट दे दे। अब घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, तो हो सकता है 2-4 के लिए फला दे रहा है, 2-4 के लिए न्यूट्रल है, और हो सकता है 5-6 के लिए नेगेटिव भी हो। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को वास्तु और ज्योतिष कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपके जन्म समय के हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ कौन से नक्षत्र में कितने डिग्री पे कौन से दूसरे एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, किन की कितनी मित्रता है, उस हिसाब से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
अपना घर वास करने योग्य वास्तु के हिसाब से मंदिर की तरह बनाना चाहिए। वो मंदिर जिसके देवता आप खुद हैं। कैसा आनंद में सब कुछ बहेगा, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका पैसा कितना बहेगा और आपकी सेहत स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगर आप अपने आप को उस देवता की तरह मानेंगे जिस देवता के लिए आपका घर मंदिर की तरह बनाया गया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को उस बीज की तरह देखिए जो बोया तो कहीं पे भी जाया जा सकता है, लेकिन किस मिट्टी में बोया गया है उस हिसाब से ही वो फल देता है, और कितने मीठे फल देता है ये भी उस मिट्टी पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको पता हो कि इस बीज के लिए जो बीज आप हैं उस बीज के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट है, आप उसी मिट्टी में बीज बोएंगे और उसी के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेंगे और मीठे से मीठे फल मिलेंगे। तो जो बीज का काम है वो बीज है ज्योतिष का अधिकार क्षेत्र, और जो मिट्टी है वो आ जाती है वास्तु के अधिकार क्षेत्र में। अपने बीज की गूंज को ब्रह्मांड की गूंज से अलाइन करने के लिए जिस मिट्टी में आपको खुद को बोना चाहिए, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और उस अलाइनमेंट और रेजोनेंस के चमत्कार को खुद अपनी ज़िंदगी में अनुभव कीजिए। हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।